हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन इन वैदिक पीरियड, वैदिक काल में शिक्षा के बारे में। तो जो वैदिक काल था, इस समय वेदों का बोलबाला था, तो इस समय की जो शिक्षा थी वो पूरी तरह से वेदों पर आधारित थी। वैदिक काल हमारा जो टाइम था वो 2500 BC से 500 BC तक हम कह सकते हैं कि हमारे भारत में वैदिक शिक्षा चलती रही है। ठीक है, 2500 BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, और 500 BC, ये जो 2000 साल का जो टाइम था, इसमें जो हमारी शिक्षा थी वो पूरी तरह से वेदों पर आधारित थी। और अगर हम इस समय की वैदिक शिक्षा का अर्थ जानें तो इस समय की शिक्षा को वैदिक शिक्षा भी कहा जाता है और इसे ब्राह्मणी शिक्षा भी कहा जाता है, इसे हिंदू शिक्षा भी कहा जाता है। जो ये वैदिक शिक्षा प्रणाली थी, वेदों पर आधारित होने के कारण इसे हम वैदिक शिक्षा कहते हैं, क्योंकि इस तरह की शिक्षा पर पूरी तरह से जो आधिपत्य था वो ब्राह्मणों का था, इसलिए इसको ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। और ये शिक्षा विशेषतः हिंदुओं के लिए बनाई गई थी, इसलिए इसको हम हिंदू शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। अब हम वैदिक शिक्षा का अगर हम अर्थ देखें तो इसमें जो शिक्षा शब्द का प्रयोग होता था वो विद्या के रूप में होता था, ज्ञान के रूप में भी होता था, विनय और बोध के रूप में भी होता था। शिक्षा का जो सीमित अर्थ था वो हम देखते हैं, वो उस समय उस अर्थ उसमें लिया जाता था जैसे किसी भी व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए उसको सक्षम बनाना, तो वो उसका सीमित अर्थ में आ जाता था। और जो व्यापक अर्थ था, तो व्यापक अर्थ में जो शिक्षा थी वो एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया थी जो व्यक्ति को सिविलाइज्ड बनाती थी और उसके जो उसका जीवन है उसको सफल बनाती थी। ठीक है, तो इसमें डॉक्टर A.S. अल्तेकर के कुछ कोटेशंस हैं जो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। वैदिक युग से आज तक भारतीयों की शिक्षा की मुख्य अवधारणा यह रही है कि शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करता है। शिक्षा को प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता था जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का निरंतर एवं सामंजस्यपूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और उसे उत्कृष्ट बनाती है। तो हम अगर शिक्षा का अर्थ देखें तो सीमित अर्थ में भी शिक्षा को दिया जाता था और व्यापक अर्थ में भी शिक्षा को लिया जाता था। ठीक है, तो आगे हम अब इसके देखते हैं, इसके कुछ उद्देश्य और आइडियल्स थे, एम्स एंड आइडियल्स, उद्देश्य एवं आदर्श थे उस समय शिक्षा के। जो शिक्षा थी उसको एक मतलब बहुत ही पुनीत काम माना जाता था उस समय। तो इसमें जो पहला पॉइंट है हमारा, ज्ञान व अनुभूति पर बल, एम्फेसिस ऑन नॉलेज एंड रियलाइजेशन। तो उस समय की जो शिक्षा थी वो ज्ञान और केवल वो पढ़ने पढ़ाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि जो ज्ञान और अनुभव है उसको पूरी तरह से हम कैसे अपने अंदर एसिमिलेट करते हैं उन सब चीज़ों के, इस पे आधारित थी। दूसरा उसका जो उद्देश्य था वो था चित्तवृत्तियों का निरोध। मतलब चित्तवृत्ति एक तरह से हम समझते हैं जो हमारा जो मन है वो बड़ा चंचल होता है, तो उस पर हम किस तरह से अपना कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी उस समय की शिक्षा में शामिल था कि हम अपने जो चंचल मन है उसको कंट्रोल करके किस तरह से अपने को हम कंसंट्रेट कर सकते हैं दूसरी चीज़ों पे, ये भी उस समय शिक्षा का उद्देश्य में आता था। ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का समावेश, इन्फ्यूजन ऑफ पाइटी एंड रिलीजियसनेस। उस समय की शिक्षा जैसा कि मैंने बताया वेदों पर आधारित थी, तो उसमें ईश्वर की भक्ति और धार्मिकता का समावेश था। मतलब उसमें उस समय शिक्षा के अंदर कर्मकांड वगैरह करना भी सिखाया जाता था और इन सब चीज़ों पे ही हमारी शिक्षा आधारित थी। नेक्स्ट है चरित्र का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। उस समय चरित्र को बहुत ही मतलब ऊंची चीज़ मानी जाती थी। इसमें कहा भी जो मतलब कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती थी। कहते थे कि जैसे अगर व्यक्ति का चरित्र अच्छा है तो उसका सब कुछ अच्छा माना जाता था, अगर वो गरीब है तो भी चलेगा लेकिन उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। तो इस पर भी ये भी एक उद्देश्य था उस समय की शिक्षा का। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जो छात्र होते थे गुरुकुलों में पढ़ने के लिए जाते थे उनकी पूरी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट उस समय किया जाता था। उस समय मतलब उनमें जितने भी उनके एस्पेक्ट्स होते थे पर्सनैलिटी के, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, हर तरह से उसको डेवलप किया जाता था। नेक्स्ट है
नागरिक व सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना। उस समय की शिक्षा में ये भी था कि उस व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाया जाए और जो भी सामाजिक कर्तव्य होते हैं उनको वो अच्छे से उनका पालन कर सके। तो ये भी उस समय की शिक्षा के उद्देश्यों में शामिल था। नेक्स्ट है सामाजिक कुशलता की उन्नति। उस समय जो शिक्षा थी वो उसमें किस तरह से कोई जो उनका सामाजिक व्यवसाय है उसको कैसे वो आगे अच्छे से ले जा सकता है, ये चीज़ भी उस समय की शिक्षा में रखी जाती थी। मतलब छात्रों की रुचि के अनुसार और उनके वर्ण के अनुसार किसी व्यवसाय की शिक्षा उनके लिए दी जाती थी जिससे कि आगे वो उसमें सफल हो सकें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार, प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनल कल्चर। उस समय की शिक्षा राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण और प्रसार करने में भी सहायक होती थी। ये भी एक उद्देश्य था कि हमारी जो संस्कृति है हम उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं और कैसे हम उसको दूर दूर तक फैला सकते हैं। ठीक है, तो ये उस समय के उद्देश्य एवं आदर्श थे। अब हम इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें इस तरह ये जो शिक्षा होती थी इसमें सबसे पहले हम 3 संस्कारों की बात करते हैं। इसमें 3 संस्कार होते थे उस समय। सबसे पहला था विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार होता था वो बच्चे का घर पे ही होता था और इसमें 5 वर्ष की आयु में और सभी जातियों के बालक के लिए होता था। इसमें क्या होता था कि बच्चे को नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर कोई गुरु या कोई ब्राह्मण आता था वो उसको अच्छे से हर चीज़ के चावलों से अक्षर ज्ञान कराता था। ठीक है, इसलिए इसको अक्षर स्वीकरणम संस्कार भी उस समय कहा जाता था। चावलों से जो अक्षर है वो उसको सिखाए जाते थे। तो यहाँ से एक उसकी जो शिक्षा है उसका आरंभ होना शुरू हो जाता था। मतलब 5 वर्ष के बाद बच्चे को शिक्षा देनी शुरू हो जाती थी, लेकिन ये संस्कार उसका घर पे ही होता था। इसके लिए कहीं बच्चे को बाहर नहीं जाना होता था। और इस संस्कार में उसे पहले विनायक या सरस्वती माता की पूजा भी करवाई जाती थी, क्योंकि ये हिंदू शिक्षा थी। तो इसमें सारे जो संस्कार हैं वो हिंदुओं पर ही, हिंदुओं की संस्कृति पर ही आधारित है। ठीक है, दूसरा एक बड़ा संस्कार होता था जिसे हम उपनयन संस्कार कहते हैं। उपनयन का अर्थ है पास ले जाना, लीडिंग नियर। तो इसमें क्या है कि जब बालक को गुरु के पास भेजा जाता था उस समय ये संस्कार किया जाता था। तो उपनयन संस्कार में बच्चे को गुरुकुल भेजते समय ये संस्कार किया जाता था। और इसके लिए हर जाति के बालकों के लिए इसकी जो एज है या उम्र है वो अलग अलग होती थी। जैसे ब्राह्मण बच्चे होते थे उनका उपनयन संस्कार 8 साल की एज में होता था और वसंत ऋतु में होता था। क्षत्रिय बालक का 11 वर्ष की एज में होता था और ग्रीष्म ऋतु में होता था। वैश्य बालक का 12 वर्ष की आयु में होता था और शरद ऋतु में होता था। और जो बच्चे गुरुकुल चले जाते थे उनको अंतेवासी कहा जाता था। अगला हमारा जो संस्कार है वो है समावर्तन संस्कार। समावर्तन का मीनिंग है वापस लौटना, घर लौटना, रिटर्निंग होम। ये जो संस्कार होता था ये 25 वर्ष की आयु में हो जाता था। जब बच्चा गुरुकुल में जितने टाइम बच्चा रहता था उसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता था। अब वो ब्रह्मचर्य आश्रम का परित्याग करके जब छात्र गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था उस समय इसको हम समावर्तन संस्कार कहते हैं। जैसे कि आजकल जो यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन वगैरह होते हैं उसी तरह से ये समावर्तन संस्कार होता था। इसमें जो गुरु होते थे वो छात्रों को उपदेश देते थे और गुरुकुल में जो भी सिखाया गया है उसको आगे अपने जीवन में उसको हमेशा याद रखें। ये इस तरह के उपदेश गुरु अपने शिष्यों को दिया करते थे। नेक्स्ट इसकी विशेषताओं में हम ये देखते हैं कि क्या क्या उस समय किस किस तरह की ये शिक्षा पद्धति थी। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है विद्यालय भवन। जो उस समय विद्यालय भवन होते थे वो बिल्कुल उनके बारे में मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि किस तरह के होते थे, लेकिन ऐसा माना जाता था कि वृक्षों की छाया में उस समय कक्षाएं चला करती थी। अगर वर्षा ऋतु वगैरह होती थी उस समय जैसे कोई मंदिर है, देवालय है, तो वहाँ पे जो भवन बने होते थे वहाँ पे कक्षाएं चलती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रकृति से संपर्क, कॉन्टैक्ट विथ नेचर। उस समय जो शिक्षा थी वो गुरुकुलों में होती थी। और गुरुकुल कहाँ होते थे? शहर के पास में कोई जो वन वगैरह होते थे वहाँ पे ऋषि मुनि रहते थे और वहाँ पे वो अपने गुरुकुल चलाते थे। तो इस तरह से जो शिक्षा थी वो बिल्कुल
प्रकृति के संपर्क में होती थी। मतलब बिल्कुल हम वन में रह के छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो बिल्कुल प्रकृति के संपर्क में रहते थे। नेक्स्ट है गुरुकुल प्रणाली, गुरुकुल सिस्टम। उस समय जो सिस्टम वो जो शिक्षा की प्रणाली उसे हम गुरुकुल प्रणाली कहते हैं। तो इसमें जो शिक्षा दी जाती थी वो एक तरह से पारिवारिक पद्धति हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऋषि मुनि होते थे और कुछ उनकी पत्नियाँ होती थीं जो एक परिवार की तरह रहते थे। वहाँ पे बच्चे जाके एक परिवार की तरह रहते थे और वहाँ पे वो शिक्षा प्राप्त करते थे। अच्छा, गुरुकुल भी जो होते थे वो 4 तरह के होते थे। एक होता था टोल। टोल जो गुरुकुल था उसमें भाषा और साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। एक दूसरा घटिका। घटिका में भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन और नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। तीसरी तरह का गुरुकुल था उसको हम चरण बोलते थे। चरण का मतलब है इसमें किसी एक वेद के किसी एक भाग की शिक्षा दी जाती थी। और चौथा जो गुरुकुल था उसको चतुष्पथी कहा जाता था। चतुष्पथी गुरुकुल में चारों प्रकार के शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, जैसे दर्शन, पुराण, व्याकरण और राजनियम। तो इस तरह से जो ये शिक्षा थी ये काफ़ी व्यापक रूप से बच्चों को दी जाती थी। नेक्स्ट है हमारा अध्ययन की अवधि, पीरियड ऑफ स्टडी। जो अध्ययन की जो अवधि होती थी इसका अलग अलग था टाइम। जो सामान्य अवधि थी वो 12 वर्ष की थी, और जो शिक्षा इनका सेशन स्टार्ट होता था वो श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह से प्रारंभ होता था और पौष मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन समारोह के साथ समाप्त होता था। इस प्रकार जो सेशन चलता था वो लगभग पूरे साल में 5 महीने का था, और अलग अलग उपाधियाँ दी जाती थी। अगर हम शिक्षा काल की बात करें तो जो छात्र 12 वर्ष तक अध्ययन करता था उसको स्नातक कहा जाता था। जो छात्र 24 वर्ष तक अध्ययन करता था गुरुकुल में उसे वसु कहा जाता था, और जो 36 वर्ष यानी 36 ईयर्स तक अध्ययन करता था उसको रुद्र कहा जाता था, और 48 ईयर्स तक अध्ययनरत छात्र को आदित्य की उपाधि दी जाती थी। तो इस तरह से जो शिक्षा थी उसमें अलग अलग उपाधियाँ भी दी जाती थी और वो उसके ड्यूरेशन पे डिपेंड करती थी। अब वैदिक शिक्षा आरंभ करने की अगर हम आयु की बात करें तो आयु इसमें अलग अलग थी हर उसकी। जैसे बताया कि जो आपको उसमें उपनयन संस्कार में बताया था, आयु में ब्राह्मण बालकों का उपनयन संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता था, और क्षत्रिय बालक का 11 वर्ष की आयु में, और वैश्य बालक का 12 वर्ष की आयु में होता था। तो उस समय जो अब हम अगर शिक्षा की स्वरूप की बात करें तो शिक्षा एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी, और इसमें धार्मिक व्यक्तियों के निर्देशन में शिक्षा होती थी। देवगीत, धर्म ग्रंथ और इस तरह की चीज़ें उस समय शिक्षा में शामिल थी, और इन सब चीज़ों को बच्चों को याद कराया जाता था। ठीक है, इसके बाद शिक्षा का स्वरूप हो गया। अगर हम इसके पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम काफ़ी विस्तृत पाठ्यक्रम था। इसमें चारों वेद, उपनिषद और साइंस, अंग विज्ञान, शब्द विज्ञान, व्याकरण, ज्योतिष, शस्त्र विद्या, नीति शास्त्र, धनुर्विद्या, औषधि शास्त्र, ये सारी चीज़ें इसमें थी। शिक्षण विधियों की बात करें तो शिक्षण विधियों में मौखिक थी पूरी तरह से। इसमें श्रवण, स्मरण, मनन, चिंतन, स्वाध्याय, पुनरावृत्ति, प्रश्नोत्तर, शास्त्रार्थ, इस तरह की विधियों का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद आता है आपका निःशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा। तो उस समय की जो शिक्षा थी वो फ्री थी और यूनिवर्सल थी। मतलब फ्री हम इसलिए कहते हैं क्योंकि छात्रों से किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, कोई फीस नहीं ली जाती थी, और जो उनके पढ़ने की या उनके रहने की व्यवस्था है वो गुरु स्वयं से करते थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है शिक्षा की पद्धति, मेथड ऑफ एजुकेशन। जो शिक्षा की पद्धति थी वो व्यक्तिगत थी, क्योंकि जो गुरु होते थे उनके अपने शिष्य होते थे जिनके साथ वो पूरी एजुकेशन देते थे उन शिष्यों को और उनका ध्यान रखते थे। शिक्षा का समय, टाइम ऑफ टीचिंग, इसमें कोई मतलब ऐसा कुछ रिटर्न में नहीं है, लेकिन जो देखा जाता वो जो शिक्षा का टाइम, मतलब अगर हम देखें तो प्रातः काल से दोपहर तक और फिर भोजन और विश्राम के उपरांत सायंकाल तक होता था। मतलब सुबह भी कक्षाएं चलती थी और शाम को भी कक्षाएं चलती थी। शिक्षण की विधि की बात करें तो अभी जैसे मैंने बताया, श्रवण, मनन, चिंतन, स्वाध्याय, पुनरावृत्ति, इस तरह की विधियाँ थीं, मौखिक विधियाँ थीं, और
प्रश्नोत्तर शास्त्र, इन तरह की विधियों का भी प्रयोग किया जाता था। संख्या जो बच्चों की शंका समाधान होते थे उनके लिए वाद विवाद भी होता था। इसके बाद आता है हमारा शिक्षण विधि हो गया कक्षा नायकी पद्धति, मॉनिटोरियल सिस्टम। ये भी उस समय काफ़ी प्रचलित था। मॉनिटोरियल सिस्टम में जैसे कोई अच्छा स्टूडेंट होता था, कोई अच्छा बुद्धिमान छात्र होता था जिसको मॉनिटर बना दिया जाता था, नायक बना दिया जाता था, और वो जो छोटी क्लास के छात्र होते थे उनको पढ़ाने में अपनी गुरु की सहायता करते थे। ठीक है, तो जैसे कभी गुरु नहीं होते थे तो वो छात्र कक्षाओं को चला सकता था। नेक्स्ट है आपका छात्र जीवन संबंधी नियम। उस समय जो छात्र के जीवन से संबंधित जो नियम थे वो बहुत ही कठिन नियम थे। जो छात्र की जो जीवन था वो बहुत ही कठिन था। और उस समय अगर भोजन की बात करें तो भोजन में केवल उन्हें 2 टाइम ही भोजन मिलता था, दोपहर में और शाम को। और दिनचर्या जो उनकी रहती थी तो सुबह उनको जल्दी उठना होता था, ब्रह्म मुहूर्त में सारे शौच स्नान आदि काम करके हवन आदि काम भी करने पड़ते थे उनको। इसके बाद जो छात्र होते थे अपने पाठों को दोहराते थे, नए पाठों की तैयारी करते थे। मध्याह्न में भोजन मिलता था दोपहर में, उसके बाद फिर विद्या अध्ययन करते थे और शाम को फिर से वो भजन पूजा करने के पश्चात भोजन ग्रहण करते थे। इसके बाद वेशभूषा की बात करें तो इसके लिए भी कुछ नियम थे। जैसे जो ब्राह्मण छात्र थे वो काले नर हिरण की खाल पहनते थे, और क्षत्रिय छात्र धब्बेदार हिरण की खाल पहनते थे, और वैश्य बकरे की खाल को अपने शरीर के ऊपरी भाग के लिए प्रयोग में लाते थे। और निचले भाग के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए सन, रेशम तथा ऊन से निर्मित वस्त्रों का प्रयोग शरीर के निचले भाग के लिए किया जाता था। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ऊन से लिखा है, ये ऊन से निर्मित वस्त्रों का। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरु शिष्य संबंध। ये एक उस समय का एक बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गुरु शिष्य संबंध थे जो, वो उस समय बहुत अच्छे थे। शिक्षक के छात्र के प्रति कुछ कर्तव्य होते थे और छात्र के शिक्षक के प्रति कुछ कर्तव्य होते थे। और उनका जो मतलब पिता पुत्रवत संबंध हम इनको कह सकते हैं। जैसे पिता अपने पुत्र की देखभाल करता है, उसका ध्यान रखता है, इसी तरह से गुरु भी अपने शिष्य के पूरा ध्यान रखता था। और शिष्य भी अपने गुरु को पिता तुल्य ही सम्मान देता था और उनका बहुत आदर करता था। और इनके जो संबंध थे वो इतने ज़्यादा घनिष्ठ थे कि उनके जीवन में हमेशा बने रहते थे। ठीक है, अब हम दंड की बात करें, पनिशमेंट की, तो उस समय जो पनिशमेंट था वो बहुत ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट नहीं दिया जाता था बच्चों को। ज़्यादा से ज़्यादा किसी तरह का कोई शारीरिक दंड नहीं देते थे, केवल उनको उपवास वगैरह करवा दिया जाता था, गुरु शिष्य को समझाता था, उपदेश देता था। इस तरह के दंड की उस समय व्यवस्था थी। और इसी तरह से जो अनुशासन उस समय था वो स्व अनुशासन था। स्व अनुशासन, बच्चा स्वयं से ही अनुशासन में रहता था और अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करता था। नेक्स्ट इसकी विशेषता है बाह्य नियंत्रण से मुक्त। इस समय जो शिक्षा थी उस पर किसी तरह का कोई बाह्य नियंत्रण, मतलब उस समय जो सरकार या हम कहें उस समय जो राजा हुआ करते थे उनका कोई नियंत्रण शिक्षा पे नहीं था। ये पूरी तरह से जो गुरु थे या ऋषि मुनि थे वो पूरी तरह से किसी भी तरह के नियंत्रण से मुक्त थे और हर तरह की शिक्षा की व्यवस्था वो स्वयं से ही करते थे। अब ये तो हमने इसकी बहुत सारी विशेषताओं के बारे में देख लिया। अब हम इसके कुछ दोष भी देख लेते हैं। तो दोष में कुछ दोष इसके इस तरह से है, जैसे लोक भाषाओं की उपेक्षा, नेग्लेक्ट ऑफ वर्नाकुलर। तो इसमें क्या होता था, जो संस्कृत का जो शिक्षा का माध्यम था वो संस्कृत था। तो इसकी वजह से क्या था कि जो और भाषाएं थीं, जो जन सामान्य की भाषाएं थीं, उनकी उपेक्षा हुई और जो शिक्षा थी वो केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रह गई जिन्हें संस्कृत का ज्ञान था। अगला, धर्मनिरपेक्ष विषयों की उपेक्षा, क्योंकि ये शिक्षा पूरी तरह से वेदों पर आधारित थी और हिंदू शिक्षा थी, इस पे ब्राह्मणों का आधिपत्य था। तो इसलिए यहाँ पे जो धर्मनिरपेक्ष विषय होते हैं उनकी कहीं ना कहीं उपेक्षा हुई थी। शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा, इसमें अगर देखा जाए तो उस समय शूद्रों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। तो प्राचीन शिक्षा के जो द्वार थे हम कह सकते हैं कि उनके लिए खुले हुए नहीं थे और उनकी शिक्षा की उपेक्षा की गई। जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा,
जो जनसाधारण था इसमें मतलब हम कह सकते हैं जो आम जनता थी या जो आम नागरिक थे, उनकी शिक्षा नहीं हो पाती थी उस समय। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, विमेन एजुकेशन की बात करें तो उस समय स्त्री शिक्षा की भी उपेक्षा की गई। कुछ पढ़ी लिखी स्त्रियां उस समय भी हुई हैं, लेकिन उनकी जो शिक्षा थी वो ज़्यादातर घरों में ही दी जाती थी। इस बालिकाओं के लिए किसी तरह की कोई गुरुकुलों की व्यवस्था उस समय नहीं थी, ऐसा देखा गया है। सांसारिक जीवन की उपेक्षा, इस समय जो शिक्षा थी उसमें आध्यात्मिकता का समावेश बहुत ज़्यादा था, धार्मिकता का समावेश बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से जो सांसारिक जीवन था उसकी उपेक्षा भी इस समय हुई। विचार स्वतंत्रता का अभाव, इस समय जो शिक्षा थी उसमें जो वेदों में जो लिखा गया था या जो धर्म ग्रंथों में लिखा गया था, उन्हीं बातों को पूरी तरह से सत्य माना जाता था और उन्हीं के अनुसार चलना पड़ता था। मतलब कोई व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से उस समय नहीं कह सकता था और समाज में अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का प्रवेश भी हो गया था। नेक्स्ट है हस्तकार्य व शारीरिक श्रम के प्रति घृणा। उस समय जो शिक्षा थी उसमें धार्मिक शिक्षा की तुलना में अगर हम कहें तो लौकिक शिक्षा को उतना अच्छा स्थान नहीं मिला था उस समय। और जो ये इस तरह के काम करने वाले व्यक्ति थे उनको निम्न वर्गों में रख दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा धर्म को अत्यधिक महत्व। जैसे हमने बताया कि धार्मिकता का बहुत ज़्यादा समावेश था, धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। शिक्षा की जो पूरी तरह से शिक्षा किस पर आधारित थी, धर्म पे ही आधारित थी। कर्म कांडों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, इसलिए धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था उस समय की शिक्षा में। अगर अब हम बात करें तो आधुनिक शिक्षा के लिए हम उस समय की शिक्षा से वो कौन कौन सी तत्व हैं जिनको हम ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है आदर्शवादिता। उस समय की शिक्षा में आदर्शवादिता बहुत ज़्यादा थी। गुरु शिष्य संबंध, आदर्शवादिता मतलब बड़े बड़े आदर्शों की बात की गई थी। जो उद्देश्य और आदर्श थे वो भी काफ़ी बड़े बड़े थे। तो उस चीज़ को अभी हम अपनी शिक्षा में, जैसे हम देखते हैं कि जिस तरह से हमारी आज के टाइम में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, तो अगर हम वहाँ से इस तरह की चीज़ों को अपनी शिक्षा में लाते हैं तो हमारे लिए वो आगे चल के अच्छी हो सकती हैं। अनुशासन व गुरु शिष्य संबंध, जैसे बताया अनुशासन स्व अनुशासन था, गुरु शिष्य संबंध बहुत अच्छा था। आज के टाइम में हम देखते हैं कि गुरु शिष्य संबंध का स्तर भी जो है वो गिरता जा रहा है। आए दिन तरह तरह की घटनाएं हो जाती हैं कि शिष्य ने गुरु पर हाथ उठाया या इस तरह की कुछ हम जो देखते रहते हैं न्यूज़ वगैरह में। तो उस समय जो गुरु शिष्य संबंध था उसको हम आज की शिक्षा में ले सकते हैं। शांत वातावरण, पीसफुल एनवायरनमेंट था उस समय। जो गुरुकुल होते थे वनों में होते थे, तो वनों में वहाँ पे किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं था। तो ये चीज़ भी एक मतलब अच्छा फीचर था उस समय की शिक्षा का, जो आज की शिक्षा में भी लिया जाता है। आज भी हम देखते हैं कहीं कहीं जो नए स्कूल्स खुल रहे हैं शहर से बाहर कोलाहल से दूर खोले जा रहे हैं। अध्ययन के विषय की बात करें तो उस समय जो सब्जेक्ट्स थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। हर तरह के सब्जेक्ट्स उसमें लिए गए थे, जैसे शांति, मानवता, विश्व बंधुत्व की जो सब्जेक्ट थे वो उस समय पढ़ाए जाते थे। तो इन चीज़ों की या हम बता सकते हैं कि जो हमारे जो मूल्यों का पतन हो रहा है उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स को हमें अपनी शिक्षा में शामिल करना चाहिए जिससे कि व्यक्ति के अंदर अच्छे मूल्यों का विकास हो सके। शिक्षण विधि व शिक्षण सिद्धांत, उस समय की जो शिक्षण विधि श्रवण मनन चिंतन स्मरण प्रवचन प्रश्नोत्तर व्याख्यान वाद विवाद इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता था, वो आज के टाइम में भी प्रासंगिक है और उनको हम अभी भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है छात्रों का सरल जीवन। उस समय जो छात्र था उसका जो जीवन था वो सरल और संयमी जीवन व्यतीत करते थे, किसी तरह का कोई दिखावा नहीं था। आजकल आप स्कूलों में देखिए तो बच्चे है ना बाइक से आते हैं, एज नहीं है उनकी उतनी, फिर भी वो बहुत सारा दिखावा हो गया है स्टूडेंट लाइफ में। तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था, ये आज के टाइम में भी होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें जो बच्चे का उद्देश्य होता है वो शिक्षा प्राप्त करके उसे अपना करियर बनाना है, आगे बढ़ना है। तो ऐसे में इन सब चीज़ों की दिखावे के लिए कोई स्थान यहाँ पे नहीं होना चाहिए। छात्रों का जीवन सरल होना चाहिए। तो आज हमने वैदिक शिक्षा के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पे डिस्कस किया है और कुछ चीज़ें रह भी गई हैं क्योंकि समय कम होने की वजह से बहुत ही शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
तो थैंक यू सो मच, और आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।